नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना का बढ़ता कहर, गृहिणी भी सुरक्षित नहीं, हो रही है कोरोना पॉजिटिव। बिहार में सोना के बाद अब मिला निकल और क्रोमियम, इन जिलों में होगा खनन, टेंडर प्रक्रिया शुरू। बिहार के महिला पॉलिटेक्निक में अब फूड प्रोसेसिंग की होगी पढ़ाई। AICTE ने 60 सीटों पर नामांकन की दी मंजूरी। बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। पटना के सभी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों में शुरू होगी वाईफाई सेवा, मंत्री ने बैठक में दिए निर्देश। दिसंबर तक विश्वविद्यालयों के सभी लंबित परीक्षाओं का होगा आयोजन, शिक्षा विभाग को सौंपा गया कैलेंडर। बिहार के हाई स्कूल और +2 में 32,000 शिक्षकों की बहाली, 30 जुलाई तक मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तेजस्वी यादव लौटे पटना, लालू का हेल्थ अपडेट देकर समर्थकों को कहा धन्यवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना से अब घर में रह रही गृहिणियां भी सुरक्षित नहीं हैं। घर में रहने के बावजूद वे संक्रमित हो रही हैं। जिले में अब तक 138 कोरोना पॉजिटिव मरीज को स्वास्थ्य विभाग ने ट्रेस किया है। इनमें से 30 ऐसी महिलाएं हैं जो न कामकाजी है और न ही किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आई हैं। इसके साथ ही यह महिलाएं जिले से बाहर भी नहीं गई हैं। इसके बावजूद वे संक्रमित हो गई हैं। पॉजिटिव हुई महिलाओं को यह भी जानकारी नहीं है कि वे कैसे संक्रमित हुई हैं। जब उन्हें सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार होने लगा तो वे डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंची। जब उनकी जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बिहार के जमुई में सोने की जानकारी मिलने के बाद अब राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अन्य खनिजों के भंडार का पता चला है। जमुई, औरंगाबाद और नवादा सहित कई जिलों में निकेल, पोटेशियम, क्रोमियम के भंडार मिले हैं। बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में कई महत्वपूर्ण तत्व का भंडार मिला है और जल्द ही इसका खनन कराया जाएगा। मंत्री जनक राम ने बताया कि जल्द ही औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल और पोटास का उत्खनन कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यहाँ 3 ब्लॉक पोटास और 1 ब्लॉक क्रोमियम और निकेल का पाया गया है। वहीं जमुई के सोनो प्रखंड में सोना और औरंगाबाद में क्रोमियम के भंडार मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जल्द ही इसका खनन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा बिहार को 4 खनिज ब्लॉक सौंपा गया है। यह खान क्रोमियम और पोटेशियम के हैं जो कि सासाराम, रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले में स्थित है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को खनिज सर्वे के दस्तावेज सौंपे थे। तब केंद्र ने 14 राज्यों के विभिन्न खनिजों के 100 ब्लॉक सौंपकर जल्द से जल्द इनकी नीलामी करने को कहा था। बिहार के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में अब फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन कोर्स की भी पढ़ाई होगी। नए कोर्स को AICTE से मान्यता मिल गई है। बिहार सरकार व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्व में ही संस्थान में नई शाखा शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है। उक्त अनापत्ति प्रमाण के आधार पर प्राचार्य डॉक्टर वरुण कुमार राय ने AICTE से मान्यता की पहल की थी। इसके आधार पर 26 जून को AICTE की टीम ने संस्थान की ऑनलाइन स्क्रूटनी की। सभी पहलुओं पर संतुष्ट होने के बाद संस्थान को सत्र 2022-23 में 60 सीटों पर नामांकन के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों व अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर लाभ मिलेगा, जिसके फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर्ड हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 1 करोड़ 9 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत बतौर लाभार्थी केंद्र सरकार से सूचीबद्ध है, लेकिन राज्य के अंदर सभी राशन कार्ड धारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार हैं जो राशन कार्ड धारी हैं। अतः शेष बचे लगभग 70 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष परिवार प्रतिवर्ष देने की योजना बिहार कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। इसके फलस्वरूप बिहार के सारे राशन कार्ड धारी लाभान्वित हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग जन कल्याण की भावना के लिए कार्यरत है। राज्य में अब तक 35 लाख परिवारों एवं 76 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है।
राजधानी पटना के सभी महत्वपूर्ण पार्कों के साथ सरकारी भवन वाले संस्थानों में जल्द ही वाईफाई की सुविधा शुरू हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने निर्देश दिया है। बैठक में मंत्री द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है और सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा IT विभाग द्वारा चल रहे कई महत्वपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की गई है। समीक्षा बैठक में मंत्री ने BIT मेसरा के सहयोग से बनने वाले नए इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण की राशि समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा की और इन्होंने इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। यह आने वाले दिनों में स्टार्टअप के क्षेत्र में करियर की तलाश करने वाले युवाओं के लिए नए अवसर को सृजित करेगा। IIT पटना के सहयोग से चल रहे इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और अत्यंत पिछड़े वर्ग के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को CDAC की मदद से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी। पटना CDAC ने पहले 106 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें 100% बच्चों का प्लेसमेंट किया गया। इसको देखते हुए मंत्री ने CDAC की योजना को आगे बिहार के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विस्तृत करने का निर्देश दिया है। पटना प्रदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों ने अपने परीक्षा कैलेंडर को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है। विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग को परीक्षा कैलेंडर सौंप दिया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों ने लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने का समय निर्धारित किया है। सभी विश्वविद्यालयों की निर्धारित तिथियां अलग अलग है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालयों को हालिया एक बैठक में हिदायत दी थी कि वह लंबित परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करे। विश्वविद्यालयों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर आयोजित कर दी जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सत्र 2018-21, 19-22, 20-23 और 2021-24 की परीक्षाएं पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकतर विश्वविद्यालयों में किसी न किसी साल की परीक्षाएं लंबित है। बिहार के हाई स्कूल और +2 में 32,000 शिक्षकों की बहाली जुलाई महीने के आखिरी में हो जाएगी। संभवतः 30 जुलाई तक छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण इस महीने पूरा हो जाएगा। दरअसल स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगले महीने से इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि शिक्षकों की बहाली की मॉनिटरिंग की जा रही है। 30 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। इसे लेकर 9 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। दरअसल साल 2019 में ही छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसमें देरी हुई है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर बताया गया है कि 22 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसलिंग की जाएगी। 26 जुलाई को नगर निकाय और 27 को परिजन नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही पूरी होगी। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तबीयत में सुधार होते ही उनके बड़े बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए लालू का हेल्थ अपडेट भी दिया है। तेजस्वी ने लालू के उन तमाम समर्थकों को धन्यवाद भी दिया है जिन्होंने लालू के स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में पूजा की और मस्जिद में सर झुकाकर दुआ मांगा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी सामने आई है। कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, लालू के स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगे। इन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी यादव ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बताया कि उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। वे अब बैठने लगे हैं, साथ ही सहारा लेकर खड़े भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों पटना के आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे। इस दौरान उनके कमर और कंधे में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव जारी थी, जिसके बाद बुधवार को लालू को दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल लालू की तबीयत खतरे से बाहर है। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो यह आपके काम की खबर है। सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों की राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। CCPA के इस निर्देश के मुताबिक अब होटल या रेस्टोरेंट किसी भी ग्राहक से बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण
प्राधिकरण ने साफ किया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। यह पूरी तरह से ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सेवा शुल्क देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 17 अगस्त से ग्रुप डी की परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही आरआरबी ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों को 2 परीक्षा देना होगा। बोर्ड ने एक प्रारंभिक और दूसरा मुख्य परीक्षा कराने का फैसला लिया है। बता दें कि देश भर से 1,18,000 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके माध्यम से करीब 1,03,000 युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। बिहार से लगभग 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा लगातार 2 महीने तक अलग अलग चरणों में होगी। एक दिन में 3 पालियों में परीक्षा होगी। आरआरबी की ओर से वर्ष 2019 के जनवरी में ग्रुप डी परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। आरआरबी ने वर्ष 2019 में ग्रुप डी का विज्ञापन जारी करने के बाद उसमें 3 बार संशोधन किया। अंतिम बदलाव से अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था।